हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा था। आज हम संवैधानिक आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं या किसी राज्य में लागू किया गया राज्यपाल शासन भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है, और साथ साथ वित्तीय आपातकाल, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो यह आपातकाल से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट है। यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने राष्ट्रीय आपातकाल वाला पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। और चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। और दोस्तों, आपातकाल में हम राज्यपाल शासन या तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। ओके, चलिए दूसरे पार्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं राज्य आपात या तो राष्ट्रपति शासन। तो आपात का दूसरा प्रकार अनुच्छेद 356 में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में आपात के इस प्रकार को राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना कहा गया है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 356 में आपात के इस प्रकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना कहा गया है और इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रचलन में इसे राष्ट्रपति शासन तथा राज्य आपात कह दिया जाता है। एक बार फिर से पढ़ ले कि आपात का दूसरा प्रकार अनुच्छेद 356 में बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात हमने की थी, जो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात की थी। ओके, और दोस्तों मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ स्क्रीन पर रखता हूँ, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकालकर आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ और आपको पता चले कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताई है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको याद है या नहीं। ओके, तो आपात का दूसरा प्रकार अनुच्छेद 356 में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में आपात के इस प्रकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना कहा गया है। इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रचलन में इसे राष्ट्रपति शासन तथा राज्य आपात कह दिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। क्या प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों पंजाब के पेप्सू, क्या पंजाब में लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आधार, यानी कि राष्ट्रपति किन आधारों को मद्देनजर रखते हुए आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह ऐसी उद्घोषणा कर सकेगा। क्या? एक तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य में दोस्तों संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता हो तो वहां पर राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और यदि राज्यपाल की रिपोर्ट न मिली हो इसके बावजूद भी राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकते हैं। देखो, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह ऐसी उद्घोषणा कर सकेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? क्या दोस्तों, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो रिपोर्ट कौन सौंपता है? राज्यपाल। तो आपने बिल्कुल सही सोचा
कि किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ सरकार ने किसी राज्य को कोई निर्देश दिया है किंतु वह राज्य उस निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। क्या अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ सरकार ने किसी राज्य को कोई निर्देश दिया है किंतु वह राज्य उस निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और उद्घोषणा की अवधि तथा अनुमोदन की बात करें तो राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा कर सकता है और वह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है। 2 माह की अवधि तक वह संसदीय अनुमोदन के बिना प्रवृत्त रह सकती है। क्या राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा कर सकता है और वह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है और 2 माह की अवधि तक वह संसदीय अनुमोदन के बिना प्रवृत्त रह सकती है। और अनुमोदन के लिए दोनों सदनों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। क्या दोस्तों? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दोनों सदनों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी और जितनी बार उद्घोषणा को बढ़ाया जाएगा वह हर बार 6 माह के लिए ही बढ़ेगी। और ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? 3 साल तक चल सकता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अनुमोदन के लिए दोनों सदनों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी। जितनी बार उद्घोषणा को बढ़ाया जाएगा वह हर बार 6 माह के लिए ही बढ़ेगी। चलिए बताइए, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो याद रखो, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक, एक बार में 6 माह तक के लिए लागू होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यदि लोकसभा इस दौरान विघटित हो गई हो तो वह केवल राज्यसभा के अनुमोदन से बढ़ जाएगी, किंतु लोकसभा को अपने पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर उसका अनुमोदन करना होगा, नहीं तो वह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। क्या? यदि किसी भी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन या तो राज्यपाल शासन लागू किया गया है तो यह अवधि दोस्तों कब तक रहेगी? और ऐसे वक्त में लोकसभा विघटित हो गई हो तो क्या होगा? तो देखो, यदि लोकसभा इस दौरान विघटित हो गई हो तो वह केवल राज्यसभा के अनुमोदन से बढ़ जाएगी, किंतु लोकसभा को अपने पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन करना होगा, नहीं तो वह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। चलिए आंसर बताइए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने? 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। आगे बात करें तो 1 वर्ष तक उद्घोषणा को उपयुक्त विधि से बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि उसे 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 अन्य शर्तें पूरी होना जरूरी है। कौन कौन सी 2 शर्तें? तो पहली शर्त, संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा लागू है। और दूसरी शर्त, निर्वाचन आयोग ने प्रमाणित किया है कि वर्तमान में संबंध राज्य के साधारण चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना आवश्यक है। उपरयुक्त शर्तें पूरी होने पर भी किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है। राष्ट्रपति जब चाहे
किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा मूल उद्घोषणा को वापस ले सकता है और ऐसा करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से देख लो कि 1 वर्ष तक उद्घोषणा को उपर्युक्त विधि से बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि उसे 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 अन्य शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली शर्त, संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा लागू है, और दूसरी शर्त, निर्वाचन आयोग ने प्रमाणित किया है कि वर्तमान में संबंध राज्य के साधारण चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण उद्घोषणा को प्रवृत्ति बनाए रखना आवश्यक है। तो उपर्युक्त शर्तें पूरी होने पर भी किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है, और राष्ट्रपति जब चाहे किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा मूल उद्घोषणा को वापस ले सकता है, और ऐसा करने के लिए संसद का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 6 माह तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब तक कर सकते हैं? 6 बार कर सकते हैं, यानी कि 3 साल तक दोस्तों किसी राज्य में अधिकतम राज्यपाल शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो चलिए बताइए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लागू किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और उद्घोषणा के प्रस्ताव की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा करने पर राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। वह राज्यपाल के माध्यम से अपना शासन चलाता है, और कभी कभी राज्यपाल की सहायता के लिए किसी सलाहकार की नियुक्ति कर देता है। क्या दोस्तों, उद्घोषणा का प्रभाव क्या पड़ता है राज्य पर, क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा करने पर राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। वह राज्यपाल के माध्यम से अपना शासन चलाता है, और कभी कभी राज्यपाल की सहायता के लिए किसी सलाहकार की नियुक्ति कर देता है, और वह राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित भी कर सकता है, और दोनों ही स्थितियों में राज्य विधानमंडल के कार्य संसद को सौंप दिए जाते हैं, जिसमें निहित है कि बजट सहित राज्य के सभी विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। क्या दोस्तों, किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो विधानसभा पर क्या असर पड़ता है? तो वह राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और दोनों ही स्थितियों में राज्य विधानमंडल के कार्य संसद को सौंप दिए जाते हैं, जिसमें निहित है कि बजट सहित राज्य के सभी विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है। दोस्तों किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है? तो इंदिरा गांधी जी के प्रथम शासनकाल में हमारे भारत देश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासनकाल की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो अनुच्छेद 357 के अनुसार यदि राज्य की विधानसभा की शक्ति या संसद या उसके प्राधिकार के तहत प्रयुक्त किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, तब राज्य के विधानमंडल के कार्य इस प्रकार किए जाते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से देखो कि अनुच्छेद 357 के अनुसार यदि राज्य की विधानसभा की शक्ति या संसद या उसके प्राधिकार के तहत प्रयुक्त किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, तब राज्य के विधानमंडल के कार्य इस प्रकार किए जाते हैं। तो देखो, संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। सामान्यतः यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है। क्या? संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। सामान्यतः यह शक्ति किसको? राष्ट्रपति को दी जाती है। और यदि लोकसभा का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि के प्रयोग से संबंधित उस विधेयक को अनुमति दे सकता है जो संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े हैं। और यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है। दोस्तों यह समझने वाली बात है कि यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो जो पूरी प्रक्रिया है विधानसभा की वो किसके पास चली जाती है? संसद के पास। लेकिन संसद यह शक्ति राष्ट्रपति को दे देती है। तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। सामान्यतः यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है।
और यदि लोकसभा का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि के प्रयोग से संबंधित उन विधेयकों को अनुमति दे सकता है जो संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े हैं। यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है। और 42वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि उद्घोषणा के दौरान बनाई गई विधियां उद्घोषणा की समाप्ति के बाद भी तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उनका निरसन, संशोधन या परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि कोई भी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, चाहे अध्यादेश भी हो सकता है, तो कब तक लागू रहेगी राज्य के लिए? तो 42वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि उद्घोषणा के दौरान बनाई गई विधियां उद्घोषणा की समाप्ति के बाद भी तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उनका निरसन, संशोधन या परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। चलिए आंसर बताइए। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो अब तक दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल की अब बात करें, हमने राज्यपाल शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात की, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया, उनके बारे में हमने डिटेल में समझा। अब हम संविधान के अनुच्छेद 360 को समझते हैं, जिसमें दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अनुच्छेद 360 के तहत आपात के तीसरे प्रकार की चर्चा की गई है, जिसे संविधान में वित्तीय आपात कहा गया है, और अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। क्या? अनुच्छेद 360 का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब वित्तीय आपातकाल एक बार भी हमारे देश में घोषित नहीं किया गया है। चलिए आंसर बताइए। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं। क्या? एक बार भी राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। और उद्घोषणा के आधार देखें तो अनुच्छेद 360(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उनके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। क्या? अनुच्छेद 360(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। और दोस्तों अनुमोदन तथा अवधि कब तक रहेगी? तो राष्ट्रपति कभी भी यह उद्घोषणा जारी कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कभी भी जारी कर सकता है और संसद के अनुमोदन के बिना यह अधिकतम 2 महीनों तक प्रवृत्त रह सकती है। क्या? संसद की अनुमति के बिना यह वित्तीय आपातकाल 2 महीने तक प्रवृत्त रह सकता है, लेकिन उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। राष्ट्रपति ने दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है, तो 2 माह के भीतर यहां संसद में इस वित्तीय आपातकाल के मामले में एक प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, और उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद का सिर्फ साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। यदि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं तो वह अनिश्चित काल तक जारी रह सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 360 में उद्घोषणा के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस उद्घोषणा को बाद की किसी उद्घोषणा से कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। क्या? यदि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं तो वह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 360 में उद्घोषणा के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, और इस उद्घोषणा को बाद की किसी उद्घोषणा से कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सके। राज्य सरकार से अपेक्षा की जा सकती है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी
या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती करे, क्योंकि यह वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल में केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह किसी राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं और राज्य सरकार से अपेक्षा की जा सकती है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती करे। और यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि राज्य के विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों तथा अनुच्छेद 207 से संबंधित अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्यतः आरक्षित किया जाए। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के मामले में यदि कोई धन विधेयक है या अनुच्छेद 207 से रिलेटेड कोई विधेयक है तो यह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्यतः आरक्षित किया जाना आवश्यक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया किसके विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो दोस्तों याद रखो, वित्तीय विधेयक, क्या वित्तीय आपातकाल के मामले में वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। दोस्तों, राष्ट्रपति यह भी निर्देश दे सकते हैं कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती की जाए। तो यहाँ हमने राज्यपाल शासन यानी कि संविधान के अनुच्छेद 356 को पढ़ा, वित्तीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360 के बारे में पढ़ा। ओके, वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।